Good morning, student of class 10th. Today we start chapter 14, Source of Energy. We use different types of energy, है ना? हम तरह तरह की एनर्जी यूज़ करते हैं. साउंड एनर्जी यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, राइट? अब साउंड एनर्जी कहाँ से आती है हमें? ऐसे रिसोर्सेज से जो साउंड प्रोड्यूस करते हो, है ना? और लाइट एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज है जो लाइट प्रोड्यूस करते हो. तो इन चैप्टर्स में हम कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे एनर्जी के, कि हमें कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्स व्हाट इज सोर्स? सोर्स यानी जहाँ से हमें वो चीज़ प्रोवाइड हो रही हो, हमें मिल रही हो, उसको हम बोलते हैं सोर्स. एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. ऐसी सभी चीज़ें जो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हों, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी. आपने देखा है कि सूरज की गर्मी से भी हमें लाइट मिलती है, हीट मिलती है, ठीक है? तो वो हुई सोलर एनर्जी. विंड एनर्जी, हवा से भी हमें एनर्जी मिलती है. हाइडल एनर्जी, हम हाइडल माने पानी, हम हाइडल से भी एनर्जी बनाते हैं. बायोफ्यूल्स होते हैं हमारे, और जियोथर्मल एनर्जी. आगे बढ़ते हैं. जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं: रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. द सोर्स दैट कैन बी यूज्ड एंड डू नॉट एग्जॉस्ट. ऐसे सोर्सेज जिनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हो और वो कभी ना ख़त्म हो सके, जैसे एयर, वाटर, विंड, ठीक है? पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारी अर्थ में क्या होने लगा है, पानी की, वाटर की शॉर्टेज होने लगी है. तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था वो अब धीरे धीरे क्या होते रह रहा है? रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? जो एक फिक्स टाइम के लिए क्या हो, हमारे पास हो और हम उसको बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते. द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट गेट एग्जॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक टाइम के बाद क्या हो जाती हो, ख़त्म हो जाती हो, उनको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है? जैसे अगर हम बात करें, जो सोलर एनर्जी है वो तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? सूरज की गर्मी तो हमें हमेशा मिलने वाली है. पर जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, या फिर पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोल्स, ये सब जो होते हैं वो हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं. ठीक है? कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा कई सालों के तक हमें मिलेंगे नहीं. तो आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं फ्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब देखते हैं हम फ्यूल्स. एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. ऐसी सभी चीज़ें जो हमें तरह तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती हो, एनर्जी केवल एक टाइप की नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती हो, उसको हम बोलते हैं फ्यूल्स. ठीक है? फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. जो फ्यूल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. आगे देखते हैं हमारा. आगे इसमें गैस फ्यूल्स कौन से होते हैं बच्चों? एलपीजी इज अ गैस फ्यूल. आप अपने घर पे सिलेंडर्स यूज़ करते हैं ना कुकिंग के लिए, वो क्या होते हैं? हमारे गैस फ्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारा सॉलिड फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है? कोल. जैसे आप पहले के टाइम में क्या होता था, कोयला यूज़ होता था ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए या फिर कुकिंग ऑफ फूड के लिए. तो वो क्या होते हैं? हमारे सॉलिड फ्यूल्स. और लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं? कैरोसिन्स. आगे हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल. एक अच्छा फ्यूल हम किसको कह सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि अब
एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? जो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे, मस्ती भी थोड़ी कम करे, है ना, अपने बड़ों का कहना माने, ठीक है, और डिसिप्लिन में रहे। तो इसी तरह फ्यूल्स की भी कैटेगरीज होती है, और ऐसे फ्यूल्स जो आइडियल फ्यूल्स होते हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हम किसको आइडियल फ्यूल्स कह सकते हैं। पॉइंट ए, इट शुड बी चीप। जो आइडियल फ्यूल्स होते हैं वो आसानी से क्या होने चाहिए? कम कीमत में होने चाहिए, ठीक है, या आसानी से मिलने वाले होने चाहिए, जो हमें ईजिली अवेलेबल भी हो, ठीक है। चीप रेट इसलिए ताकि उसको हर कोई उसको खरीद सके, इस्तेमाल कर सके, महंगे ना हो। और दूसरा ईजिली अवेलेबल हो, कि हमें बहुत दूर दूर से उसको ना मंगवाना पड़े, है ना। नेक्स्ट इज इट शुड बी ईजिली स्टोर, और इसको स्टोर करना भी आसान होना चाहिए। कई फ्यूल्स ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, वो भी फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, पर वो ईजिली स्टोर हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी जो स्टोरेज होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। नेक्स्ट, इट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसी के हिसाब से सेट होता है कि कौन सा अच्छा फ्यूल है, कौन सा बेकार फ्यूल है, ठीक है। और वो अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू है तो वो अच्छे फ्यूल्स होते हैं, और अगर लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है तो वो बेकार फ्यूल्स होते हैं, बैड फ्यूल्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज इट शुड हैव प्रॉपर इनिशिएशन टेम्परेचर। मतलब ये एक प्रॉपर इनिशिएशन टेम्परेचर में होना चाहिए, कि एकदम से आग पकड़ने वाले फ्यूल होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक ज़्यादा टाइम ना लगाएं, कि इस तरीके से थोड़े टाइम में ये आग पकड़ ले, ऐसे फ्यूल्स होने चाहिए। इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू। जो फ्यूल्स होने चाहिए वो किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल या रेसिड्यू ना छोड़े, वो होते हैं हमारे आइडियल फ्यूल्स। अब इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। द फ्यूल्स दैट आर प्रेशराइज्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट एज द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स प्रिजर्व किए जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। वी नो दैट प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी इन देयर लीव्स। हम सबको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं अपनी लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे प्लांट्स आर कंज्यूम बाय एनिमल्स, और उन प्लांट्स को क्या होते हैं? एनिमल्स खा लेते हैं। व्हेन दीज एनिमल ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज गेट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, दे ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। अब क्या होता है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक है, या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, ये सब जब मर जाते हैं तो ये ज़मीन में ही दब जाते हैं, है ना। हम इनको जलाते तो हैं नहीं, जैसे हम इंसानों को जलाते हैं, राइट। पर जो ये होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ये ज़मीन में ही दबते चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होते हैं? ये धीरे धीरे बर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये बर्ड हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में चेंज होने लगते हैं। किस में चेंज होने लगते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। और ये फॉसिल फ्यूल से हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल है जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, इन्हीं से हम पेट्रोल, डीजल, ठीक है, या फिर और कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कोल तार भी बनाते हैं, राइट। आगे जो जितनी भी फ्रेगरेंस वाली चीज़ें होती हैं वो भी इनसे बनती हैं, क्योंकि इनकी एक यूनिक फ्रेगरेंस होती है, एक यूनिक खुशबू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ क्या है वो देखते हैं। दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। ये हमें इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करने में भी काम कराते हैं, किसमें? थर्मल पावर प्लांट्स में। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। जो नेचुरल गैस होती है वो भी हमें थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। पेट्रोलियम, अभी मैंने आपको बताया था ना, फॉसिल फ्यूल्स का एक प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम, ठीक है।
और जब पेट्रोलियम के भी कई सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, जो कि हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पर्पस से हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट काम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स लाइक पैराफिन वैक्स, उससे क्या बनते हैं, हमारी मोमबत्ती वगैरह बनती है। ठीक है, जितने भी वैक्स टॉयज़ होते हैं वो बनते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल से क्या किया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है मशीन्स की, है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल से ग्रीसिंग की जाती है मशीन्स की, ताकि वो वर्क स्मूथली करें। आर ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, हम उन डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दे आर नॉन रिन्यूएबल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा बनाने के लिए, दोबारा ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कई हजार सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इन फ्यूल से वंचित रह जाएगी, है ना, वो इन फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ CO2 दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी कारण बनती है, जो कि हमारी ओजोन लेयर को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हम जब भी जलाते हैं वो बहुत सारा स्मोक क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट क्या होता है बच्चों, हाइडल का मतलब होता है वाटर। ठीक है, वाटर की एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। इट इज़ अ अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले चैप्टर में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऐसी सभी ऑब्जेक्ट जिसमें मूवमेंट हो या मोशन हो, उसमें एक एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाइडल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाय जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं हम, बाय जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे सेटअप को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए क्या होता है, दिस एनर्जी रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन विच इज़ फर्दर कपल ऑफ जनरेटर्स विच द कॉइल ऑफ आर्मेचर ऑफ जनरेटर रोटेट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। आगे देखते हैं। देखिए, ये मैं आपको पहले डायग्राम की मदद से समझाती हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या होता है, आपने ऐसे डैम्स देखे होंगे, है ना, यहाँ पे भी ये टिहरी डैम है, ठीक है, चिल्ला डैम है। ठीक, अब होता क्या है, जो हमारे वाटर होता है इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। हम कई ऊंची हाइट पे हमारे वाटर को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ठीक है, और इन यहाँ पे हमारे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, होल्स होते हैं, या पाइप आप कह सकते हैं। ठीक है, पाइप होते हैं, उन फिर क्या करते हैं, इसके शटर खोलकर हम पानी क्या करते हैं, जब जैसे ही शटर खुलता है तो जो वाटर है, ठीक है, जो एक हाइट पे रुका हुआ है, वो क्या करेगा, इन होल्स में से, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से ऐसे बहने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी लगी हुई होती है टरबाइन। ठीक है, अब ये टरबाइन क्या होता है, जैसे ही ये वाटर इस पर टच करता है, वाटर क्या होता है, बहुत तेज़ फ्लो में होता है। ठीक है, फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो। जैसे ही वो इस टरबाइन को टच करता है, ये टरबाइन ऐसे घूमने लग जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे पंखा घूमता है। ठीक है, ये आप पंखे की तरह भी मान सकते हैं, ये पंखे के ब्लेड लगे हुए हैं और ये फ़ैन है हमारा, फ़ैन की तरह ये ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, अब जब ये घूमता है तो इसकी वजह से जो ये शाफ्ट बोलते हैं इसको,
ये भी घूमने लगती हैं ऐसे करके, ठीक है। जब ये घूमती हैं तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, और यहाँ पे हमारा जनरेटर होता है, यहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, पावर हाउस में सप्लाई कर देते हैं, और फिर वो पावर हाउस से क्या हो जाती है, हमारे फैक्ट्रीज़ में, हाउसेस में सप्लाई हो जाती है। तो इस तरह हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है। अब देखिए इसमें चेंज कैसे हुआ, जब भी हम किसी चीज़ को एक हाइट पे स्टोर करते हैं, या कोई चीज़ जब भी हाइट पे होती है तो उसमें एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यह आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और देखिए जब वाटर यहाँ पे रुका हुआ है रिजर्वायर्स में तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब जब हमने इसके शटर्स खोले तो वाटर क्या हो गया, यहाँ से फ्लो करने लगा टरबाइन पे, तो क्या हुआ, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। और क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, ये जो टरबाइंस थी हमारी वो घूमने लगी, ठीक है। उसने क्या करा, टरबाइंस को घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क करा, तो उसने काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। और उसके बाद वो टरबाइंस घूमने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने देखा किस तरह हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है हाइड्रो पावर प्लांट से, ठीक है। अब हम वो पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर क्या है, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है, तो इससे हम लाइफ टाइम क्या कर सकते हैं, हम पावर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकते हैं, वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, सस्ते हो, पानी फ्री होता है, तो उससे एनर्जी बनाना भी थोड़ा क्या होएगा, एक फ्री काम है। बस जो सेटअप होता है डैम का वो कॉस्टली होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। दीज प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री। अब ये क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंट्रोल फ्लड्स, और जो डैम्स होते हैं वो बाढ़ आने की क्षमता को भी, आशंका को भी क्या करते हैं, रोकते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस ऑफ हाइडल एनर्जी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है बेटा, देखिए जो डैम्स होते हैं वो बहुत लार्ज एरियाज़ में बनाए जाते हैं, ठीक है, और डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया खाली करवाना, अगर वो रेसिडेंशियल एरिया है तो वहाँ से लोगों को हटाना, कहीं और जगह शिफ्ट करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। या अगर वो फॉरेस्ट है तो क्या होता है, अगर हम जंगल काटेंगे, जंगल की जगह हम डैम बना देंगे तो वो डिफॉरेस्टेशन का काम करता है, तो हमारा दोनों में ही क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो कंस्ट्रक्शन होता है डैम का वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, या हम ये कह सकते हैं बहुत कॉस्टली प्लांट होते हैं, ठीक है, डैम बनाना बहुत कॉस्टली होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अफेक्ट लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। अब क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब हम डैम की करते हैं तो काफ़ी जो हमारे फ्लोरा होते हैं यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर प्लांट्स है जो उस डैम के नीचे दब जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, पानी की वजह से सड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कहें जो हमारे एनिमल्स होते हैं, अगर वहाँ पे जंगल रहा होगा तो एनिमल्स को कहीं और शिफ्ट करना, उसकी वजह से वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, जब यहाँ पे टिहरी डैम बना था तो जो टिहरी के जो लोग थे उनको टिहरी विस्थापित कॉलोनीज़ में भेजा गया, उनके लिए अलग अलग कॉलोनीज़ बनानी पड़ी, है ना। तो एक डैम को बनाना क्या है, बहुत सारी मेहनत का काम है, और डैम ईज़िली हम कहीं पे भी नहीं बना सकते, हमें कई सारी स्पेस क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, बहुत खुली जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक और ये था इसका डायग्राम। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।